नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह 44वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में यूनानी भूगोलवेताओं के योगदान को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मुख्यतः जो यूनानी भूगोलवेता हैं उनके योगदान के बारे में पढ़ लिया था। अब एक विद्वान और रह जाते हैं जिनका नाम है पोलीबियस। पोलीबियस भी जो प्रमुख यूनानी विद्वानों में इनको सम्मिलित किया जाता है। अब इनका जो समय है उसको 204 से लेकर के 122 ईसा पूर्व तक, कुछ विद्वान है वो 210 से लेकर के 128 ईसा पूर्व भी मानते हैं। ये इनका समय माना गया है। पोलीबियस है वो विशेषतः क्या भौतिक भूगोल में रुचि रखते थे। इनकी भौतिक भूगोल में विशेष रुचि थी। तो पोलीबियस की भौतिक भूगोल में विशेष रुचि थी, यानी जैसे इनके द्वारा विशेषतः नदियों से आने वाली बाढ़, अपर्दन चक्र, डेल्टा, उनकी बनावट आदि के बारे में विशेषतः इनके द्वारा अध्ययन किया गया। नदियों की बाढ़, डेल्टा और नदियों की बाढ़ के द्वारा जो, इसके अलावा इन्होंने क्या, नदियों के द्वारा अपर्दन जो किया जाता है उसके चक्र, यानी अपर्दन चक्र। इसके अलावा पर्वतीय दर्रों आदि का अध्ययन है वो विशेषता इनके द्वारा किया गया। यानी भौतिक भूगोल में ये विशेष रुचि रखते थे। इनके द्वारा आल्पस पर्वत के विभिन्न दर्रों का वर्णन इनके द्वारा किया गया, जिसमें लिगुरियन है, टोरिनी है, इनका वर्णन इनके द्वारा विशेषतः किया गया। पर्वतीय दर्रे यानी इनमें आल्पस पर्वत के दर्रों, जिसमें लिगुरियन, टेरिनी आदि का अध्ययन है वो इनके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल में विशेषतः इन्होंने जो नदियों की बाढ़ है, नदियों के डेल्टा हैं, नदी अपर्दन चक्र है, पर्वत और पर्वतों के जो दर्रे हैं उनका अध्ययन है वो इनके द्वारा विशेषतः किया गया था। यूरोप के जो विभिन्न नदियां थी, जैसे रोन है या जो अन्य नदियां हैं जिनको विएटिस, सवास या टेगस, यूरोप की नदियां, रोन, विएटिस, टेगस, इन नदियों का वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। ये उस समय की यूरोपीय नदियां हैं जिनका वर्णन है वो पोलीबियस के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा नील नदी के उद्गम क्षेत्र और प्रवाह क्षेत्र का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया था। नील नदी के उद्गम और प्रवाह क्षेत्र का वर्णन। तो इन्होंने नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में भी वर्णन है वो पोलीबियस के द्वारा किया गया। यानी अधिकांशतः वर्णन इनके भौतिक भूगोल से संबंधित हमें देखने को
मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अफ्रीका, यूरोप और एशिया के प्रादेशिक वर्णन भी इनके द्वारा किए गए थे। अफ्रीका, यूरोप और एशिया के प्रादेशिक वर्णन किए। तो पोलिबियस ने अफ्रीका, यूरोप और एशिया के जो विशेषतः ज्ञात जो स्थलखंड थे जिनके बारे में इन्हें जानकारियाँ उपलब्ध थी, उनके बारे में इन्होंने क्या है, बहुत सारे जो वर्णन है वो भी प्रस्तुत किए थे, प्रादेशिक वर्णन इनके प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने ब्रिटिश द्वीप समूह जो है उसका भी वर्णन किया था, और ब्रिटिश द्वीप समूह के जो टिन खनन क्षेत्र है उनका वर्णन इनके द्वारा किया गया। ब्रिटिश द्वीप समूह के टिन क्षेत्रों का वर्णन किया। तो इस प्रकार इन्होंने क्या है, जो समुद्री यात्राओं के माध्यम से कुछ द्वीपों के बारे में भी इनके द्वारा वर्णन किया गया है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया के प्रादेशिक वर्णन इनके द्वारा किए गए। ब्रिटिश द्वीप समूह के जो टिन खनन क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न जो पर्वत हैं, जैसे आल्पस पर्वत है, उसका वर्णन किया गया। इसके अलावा इन्होंने स्पेन, इटली, सार्डिनिया, एड्रियाटिक सागर और अन्य जो द्वीप हैं इनके बारे में भी लिखा। एशिया माइनर और भारत के भी भौगोलिक वर्णन है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिसको लघु एशिया या एशिया कोचक जिसको कहते हैं, उसका वर्णन भी किया। यानी एशिया माइनर तथा भारत के भौगोलिक वर्णन है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो इस प्रकार इनकी रुचि है वो विशेषतः भौतिक भूगोल में थी। भौगोलिक वर्णन है वो इनके द्वारा विभिन्न जो क्षेत्र थे उनके प्रस्तुत किए गए थे इनके द्वारा। एशिया माइनर और भारत के भौगोलिक वर्णन भी इनके द्वारा किए गए। इसके अलावा भौतिक जो भूदर्शे हैं उनको अपनी रचनाओं में ये ज़्यादा महत्व दिया करते थे। इनके द्वारा पर्वतों, नदी मैदानों, नदी घाटियों या नदियों के जो अपर्दन के कार्य हैं, इसका जो पठारी क्षेत्र हैं उनका वर्णन है वो इनके द्वारा ज़्यादा किया गया। तो इस प्रकार पोलिबियस भी एक महत्वपूर्ण यूनानी भूगोलवेता रहे हैं जिनकी भौतिक भूगोल में विशेष योगदान जिन्होंने किया था। तो ये थे यूनानी भूगोलवेता। अब आगे हम जैसे यूनानी साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद में राजनीतिक सत्ता पर जो रोमन थे या रोमवासी थे उनका अधिकार हो गया था। यानी ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी की अगर हम बात करें, दूसरी शताब्दी तक दक्षिणी और पश्चिम में जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप था उसमें रोम शासकों का शासन हो गया था। अब रोम शासक जो इनका प्रमुख केंद्र था वो था इटली का जो टाइबर जो क्षेत्र है उसके जो रोम नगर जो था टाइबर नदी के ऊपर स्थित, वो इनका क्या था, प्रमुख केंद्र था जहाँ से रोमन सभ्यता का विकास हुआ था। तो अगले जो भूगोलवेता हैं वो हैं रोमन भूगोलवेता। तो ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। और इनका केंद्र कहाँ था, ये इटली टाइबर नदी के तट पर स्थित रोम नगर।
रोम नगर है वो इनका क्या था, केंद्र था। इटली का रोम नगर है, वहीं से रोमन साम्राज्य का क्या है, संचालन होता था। और यहीं से क्या था, रोमन सभ्यता का विकास हुआ। इटली एक प्रायद्वीपीय देश है जिसके दक्षिण में हम टिटेनियन सागर है, भूमध्य सागर है, और पूर्व में इसके एड्रियाटिक सागर स्थित है। तो रोम ईसाई धर्म का सर्वपूर्व ये केंद्र था। और यहाँ पर विशेषतः रोमन शासक थे, उन्होंने पहले तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया। भूमध्य सागरीय देशों के ऊपर रोमन जो शासक थे उनका अधिकार हो गया। इसके पश्चात धीरे धीरे क्या है, ये अपने साम्राज्य को का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तक ये है चले गए। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद इटली इनका केंद्र था, और इसके बाद इन्होंने भूमध्य सागर के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके बाद ये फ्रांस है, ब्रिटेन है और जर्मनी, इन क्षेत्रों में भी अपना इन्होंने क्या कर लिया, शासन है वो स्थापित कर लिया था। अब रोमन काल में भूगोलवेता यूनान, मिस्र और टर्की के मूल निवासी थे, जो कि गैर समकालीन रोमन जो शासक थे उनकी नीतियों से प्रभावित हुए थे। यानी ये उस समय के जो यूनानी जो विद्वान थे वो अब वो पूरा क्षेत्र है वो रोमन शासकों के नियंत्रण में आ गया। तो ये मूलतः यूनान और मिस्र के जो मूल निवासी थे, जो रोमन शासक थे, उनकी नीतियों से प्रभावित हो गए। और इन्होंने क्या किया, अब अपने जो पूर्ववर्ती विद्वानों के जो कार्य थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनके जो दार्शनिक विचार थे उनको आगे बढ़ाने का इनके द्वारा कार्य है वो किया गया। तो रोमन काल में मिस्र में स्थित जो अलेक्जेंड्रिया प्रमुख रत्न संग्रहालय था, जहाँ पर क्या यूनानी हमने विद्वानों में देखा, जैसे इरेटोस्थनीज है वो वहाँ का पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहा था। तो इस प्रकार ये विद्वानों ने वहाँ पर क्या है बहुत बड़ा एक अपना पुस्तकों का संग्रहालय या संग्रहण केंद्र जिसको इन्होंने स्थापित किया हुआ था। तो अब रोमन भूगोलवेता है, उनकी कुछ प्रणालियाँ या उनके दर्शन थे वो कुछ न कुछ थोड़े बहुत जो यूनानी विद्वान हैं उनसे मिलते जुलते थे, और कुछ उनसे क्या थे, उनकी पद्धतियाँ वगैरह भिन्न थी। तो इनमें कौन कौन से विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्थान आता है इसमें, अगर हम विद्वानों की बात करें, रोमन विद्वानों में जो ऐतिहासिक भूगोल है, गणितीय भूगोल है या प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल में, यानी भूगोल की विभिन्न शाखाओं में इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किए गए। तो सबसे पहले अगर हम नाम की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है स्ट्रैबो का। स्ट्रैबो थे प्रथम रोमन विद्वान, हम इनको कह सकते हैं, जिनका कि भौगोलिक ज्ञान है वो एक क्रमबद्ध या सही रूप में हमें देखने को मिलता है। स्ट्रैबो, अब इनका जो समय है वो 64 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व माना जाता है। 64 ईस्वी पूर्व से 20 ईसा पूर्व, ये इनका कालक्रम माना जाता है। इसी समय में इनकी विभिन्न रचनाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो इनका जन्म काला सागर के तट पर जो भीतरी भाग में अमासिया नगर में इनका जन्म माना जाता है। काला सागर का जो तट है उससे 80 किलोमीटर दूर भीतरी भाग में अमासिया नगर में, अमासिया नगर में इनका जन्म हुआ। ये काला सागर के तट से 80 किलोमीटर भीतर की ओर ये नगर स्थित था। अब इस प्रदेश में जो यूनानी थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। अब 29 ईसा पूर्व यहाँ पर रोम आ गए, जो कई वर्षों तक रहे। इन्होंने क्या, नील नदी का जो शाइने या आसवान क्षेत्र है, इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया है, एशिया माइनर है, यानी आसपास के क्षेत्रों की इन्होंने क्या है बहुत यात्राएं की, और वहाँ से उन्होंने अपना क्या है भौगोलिक ज्ञान है वो एकत्रित किया था। तो यानी इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र इथोपिया तक की इन्होंने यात्राएं की थी। इन्होंने कोर्थेंसियस, एथेंस, मेग्रा, आर्गोस, ये जो स्थान है इनकी यात्राएं की, और उनके जो महत्वपूर्ण कार्य है इन्होंने ये अलेक्जेंड्रिया में रहे, और अलेक्जेंड्रिया में रह करके इन्होंने क्या है अपने लेखन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य है वो किए। अब भूगोल इन्होंने अपना जो ज्ञान है वो विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से लिखा। यानी ये इनकी जो ऐतिहासिक कृति है, इन्होंने 43 पुस्तकों का लेखन इनके द्वारा किया गया था। स्ट्रैबो ने
43 पुस्तकों का लेखन कार्य किया, और जिनमें इनकी जो पुस्तक है ज्योग्राफिया या ज्योग्राफी नाम से जो पुस्तक है इनकी, वह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी मानी जाती है। ज्योग्राफिया नाम से जो कि प्रकाशित हुई थी, और जिन्होंने ज्ञात संसार को 17 खंडों में उनका भौगोलिक ज्ञान का विश्वकोश एक प्रकार से इन्होंने तैयार किया था। भौगोलिक ज्ञान का विश्वकोश, और ये 17 खंडों में था। पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया, ये 17 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसको भौगोलिक ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व के जो ज्ञात स्थल खंड थे उनका इन्होंने 17 खंडों वाला जो ये भूगोल या ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया इनके द्वारा संकलित की गई थी, इसमें पूरी जानकारियां हैं वो दी गई थी। अब ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेबो जो हैं वो पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल की जो 4 शाखाएं हैं उनका इन्होंने समाहित करके एक ग्रंथ की कल्पना की थी। जैसे गणितीय है, भौतिक है, ऐतिहासिक है और राजनीतिक है। ये शाखाएं इनके द्वारा स्थापित की गई एक प्रकार से। गणितीय, भौतिक, भूगोल, इसके अलावा सामाजिक और ऐतिहासिक। तो ये इनके द्वारा क्या है, अलग अलग शाखाएं हैं, उनका इनके द्वारा वर्णन किया गया था। इनको क्या किया गया था, समाहित किया, और ये भौगोलिक ज्ञान का विश्वकोश इनके द्वारा तैयार किया गया था 17 खंडों में, जिसको क्या है ज्योग्राफिकल इनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया या प्रथम, ये इसको हम कह सकते हैं प्रथम ज्योग्राफी का प्रथम भौगोलिक विश्व कोश को हम कह सकते हैं, जो कि 17 खंडों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या है ज्ञात विश्व के भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए थे। अब इनके द्वारा जो पूर्ण ज्ञान भौगोलिक ग्रंथ में जो समाहित किया गया था, उसमें उन विद्वानों के विचारों को भी इन्होंने महत्व दिया था जिनकी रचनाएं हैं वो समाप्त हो गई थी या नष्ट हो गई थी, जो उपलब्ध नहीं थी। उन जो भूगोलवेताओं के विचारों को भी इन्होंने इसमें समाहित किया था। यानी पहले बहुत सारे भूगोलवेता हुए जिनकी क्या पुस्तकें हमें नहीं मिलती हैं, तो उनके बारे में जो जानकारियाँ थीं वो भी इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित की थी। तो इसलिए इनके ग्रंथों का महत्व ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेबो ने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक में भूगोलवेताओं के लिए नहीं, बल्कि इसके अलावा इन्होंने राजनेताओं और सामान्य जो पाठक थे उनके लिए भी इन्होंने क्या है विशेष चीज़ें इनके बारे में लिखी थी। अब इसी कारण क्या है, इसमें विभिन्न विशेषताएं, जैसे भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौतिक आकार है, धरातलीय बनावट है, या भौगोलिक स्वरूप जो हैं, भूस्वरूप जो हैं, उनके बारे में भी इन्होंने क्या है बहुत सारी जानकारियां हैं वो प्रस्तुत की थी। इसके अलावा शासन प्रणालियां हैं, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा था। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रथम खंडों में इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी। जो प्रथम खंड है उसमें इन्होंने प्रथम जो 2 खंड है उसमें प्रथम 2 खंडों में इन्होंने पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में लिखा।
उद्देश्य, लक्ष्य आदि के बारे में लिखा भी इस पुस्तक में हमने। इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, तो प्रस्तावना इसको हम कह सकते हैं। एक प्रकार से प्रथम 2 खंड है, उसमें क्या मिलती है, इसकी प्रस्तावना है वो देखने को मिलती है। प्रथम 2 खंडों में पुस्तक की प्रस्तावना है, इसके लक्ष्य, उद्देश्य और मौलिक सिद्धांतों की चर्चा इसमें की गई है। इसमें लेखक ने इरेटोस्थनीज या अन्य जो पूर्ववर्ती विद्वान हुए हैं उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उन्होंने जो बातें लिखी हैं, उनका आलोचनात्मक परीक्षण भी इनके द्वारा किया गया है, उनकी आलोचनात्मक समीक्षा भी इसमें की गई है। तो इस प्रकार प्रथम 2 खंड हैं, उनमें पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और इसकी प्रस्तावना जो है उसका वर्णन किया गया है। अब आगे के खंडों की अगर हम बात करें तो इन्होंने अलग अलग जो ज्ञात भूस्थल खंड थे उनके बारे में अलग अलग खंडों में जानकारियां प्रस्तुत की हैं। जैसे तीसरे खंड में पश्चिमी यूरोप, स्पेन, फ्रांस, तीसरे खंड में पश्चिमी यूरोप, स्पेन, गाल या ये है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके बारे में यहाँ पर इन्होंने तीसरे खंड में है वो अपनी जानकारियाँ, भौगोलिक ज्ञान है वो प्रस्तुत किया है, भौगोलिक जानकारियाँ हैं वो इनके द्वारा प्रदान की गई हैं। यानी जो तीसरा खंड है उसमें पश्चिमी यूरोप, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन के बारे में इन्होंने जानकारियाँ प्रस्तुत की हैं। इनका क्या है, का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने तीसरे खंड में पश्चिमी यूरोप, स्पेन, गाल या फ्रांस जिसको कहते हैं वर्तमान में, जर्मनी, ब्रिटेन आदि के बारे में इन्होंने जानकारियाँ प्रस्तुत की हैं। इसके बाद अगर हम अन्य खंडों की बात करें, जैसे चौथे खंड की बात करें, तो इसमें भी इन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। ये तीसरा खंड है। इसके अलावा चौथा खंड जो है उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स का वर्णन इनके द्वारा किया गया है, यानी आल्प्स पर्वत के बारे में इन्होंने जानकारियां प्रस्तुत की हैं। इसके अलावा पांचवा और छठा खंड है उसमें इटली और सिसिली द्वीप का वर्णन इसमें मिलता है। पांचवा खंड है वो इटली से संबंधित है। पांचवा खंड इटली तथा सिसिली से संबंधित है। तो पांचवें खंड में इटली तथा सिसिली का वर्णन इसमें मिलता है। पांचवें और छठे दोनों खंडों में ये वर्णन मिलता है, पांचवा और छठा। इसके अन्य खंडों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।